So we were on to the numerical session for the chapter 7 alternating currents, right? Last time हमने inductive reactance और capacitive reactance के numericals किए थे, and you are supposed to do the assignment for RL circuit. अब RL circuit के अंदर जो expression use होने थे, सबसे पहले तो इम्पिडेंस का था विच इज VRMS by IRMS जस्ट लाइक ओम्स लॉ, और इसको LCR से हमने कंक्लूड कर लिया था कि ये कितना बनेगा। वैसे तो जनरल फॉर्मूला R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, एज इट डज नॉट कंटेन कैपेसिटर, तो ये फॉर्मूला सिर्फ कितना रह जाता है R² प्लस XL²। और यहाँ पे आपको पता है कि XL की वैल्यू किसके बराबर है, आइदर ओमेगा L के या 2 पाई FL के, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी एंड L इज द इंडक्टेंस, और L की यूनिट क्या होती है, हेनरी, राइट। XL की क्या होती है, ओम। Z की भी क्या होती है, ओम, बिकॉज Z एंड XL आर रेजिस्टेंसेस। Z इज द रेजिस्टेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट, XL इज द रेजिस्टेंस ऑफ ओनली इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था इसको, ठीक है। देन करंट कितना जाएगा सर्किट में, इसकी वजह से वो यहीं से निकाला जा सकता है, IRMS by VRMS by Z, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। tan phi फेज का फॉर्मूला जो ओरिजिनली होता था XL माइनस XC by R, XC यहाँ पे है नहीं, कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा, और जो एक फॉर्मूला होता था cos phi which was equal to R by Z in LCR, और Z होता था अंडर रूट वही R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे XC है नहीं तो Z सिर्फ इतना सही आ जाएगा, ठीक है। Even you can write that's all। पहला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आई किसी को? Okay, you have the problem. When an inductor L and resistor R are connected in series across 12 volt 50 Hz, यानी कि जो VRMS है वो कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 Hz। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लोज, करंट कितना फ्लो कर रहा है, और ये करंट भी कौन सा करंट होगा, ऑफ कोर्स RMS करंट होगा which flows in the circuit. The current differs in phase from the applied voltage by pi by 3 radian, इनकी फेज दे रखा है कितना, pi by 3 radians। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करना है तो कैसे करें, see what are the expressions that we can use। VRMS और IRMS हमारे पास है, इसको यहां पे पुट करके Z निकल आएगा। अब Z को अगर इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर लूं मैं, फाई की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 3, Z की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से क्या कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल। बाकियों का हो गया, एवरीवन जिसका नहीं हुआ था उसको अभी समझ में आ गया कैसे करना है। VRMS और IRMS को यूज करके Z कैलकुलेट हो जाएगा, मींस 12 by 0.5, ठीक है। यहां से Z आ जाएगा, cos phi इज इक्वल टू R by Z होता है, तो Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो फर्स्ट इक्वेशन से आई थी, Z की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके उसको इधर लाके cos phi के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, phi इज गिवन टू यू पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 कितना होता है 60, व्हाट इज cos 60, 1/2, ठीक है। उसको वहां पे फिल कर दो, नोटेड। चले आगे, पक्का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन सीरीज विद एन AC सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, राइट।
if the phase angle between the voltage and the current is pi by 4 radian, phi दे रखा है, pi by 4 radian, calculate the value of L, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? फाई की L की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन से निकालने की अगर कोशिश करें, XL की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 2 पाई FL, तो F की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, लेकिन Z की वैल्यू नहीं पता। दैट्स द इशू। अच्छा, Z की वैल्यू निकाल सकते थे VRMS और IRMS को डिवाइड करके, पर IRMS नहीं पता। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन मेरी यूज की नहीं। व्हाट इज? उसके बाद L और कहाँ अपीयर होता है? इसमें अपीयर हो सकता है। 2 पाई FL पुट करूंगा अगर मैं, फाई की वैल्यू मेरे पास है, F की वैल्यू मेरे पास है, R की वैल्यू मेरे पास है। इसका मतलब यहां से कैलकुलेट करना। सिंपल। हर एक फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, पहली बार मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी बार नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक जैसे +1 में सीखा था कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तब वो भी नहीं समझ में आता था कि तीनों में से कौन सी है। जब ओवर द टाइम प्रैक्टिस की तभी समझ में आया वो। तो tan phi which is just equal to XL by R and further equal to 2 pi FL by R, बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 5 tan 45, उसका एडवांटेज क्या होगा? 1 होता है। 2 pi F की वैल्यू 50, L की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 10। द आंसर वाज, लेट मी टेल यू, 0.0318, या जहां तक भी आप उसको ले जा सके। 0.03 तक भी आ गया, 31 तक भी आ गया तो एक्सेप्टेबल, 32 कर दिया देन ऑल्सो गुड। ठीक है, चलिए आगे बताते जाना जहां पे प्रॉब्लम है। थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा दिया था मैंने? एन 80 वोल्ट, वाज दिस द न्यूमेरिकल? एन 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर, एक हीटर है हमारे पास, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको 80 वोल्ट पे चलाना है, तो ये पावर कितनी देगा? 800 वॉट की देगा। इज टू बी ऑपरेटेड, और उसको चला कितने पे दिया हमने? 100 वोल्ट पे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50 हर्ट्ज की। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड, या चोक रिक्वायर्ड। चोक का क्वेश्चन कहां से आ गया बीच में? देखो, चलाना उसको 80 पे था, चला रहे हैं 100 पे, डैमेज ना हो जाए उसके लिए करंट को कम करना पड़ेगा सर्किट में। अब सर्किट के अंदर करंट कम करने के दो तरीके हैं, या तो तुम रेजिस्टर यूज करो, या अब एक नई चीज आ गई है तुम्हारे हाथ में, चोक, इंडक्टर। इंडक्टर को ही चोक बोला जाता है। इंडक्टर यूज करने का क्या फायदा है, रेजिस्टर यूज करने का क्या नुकसान है? अगर तुम रेजिस्टर यूज करोगे तो रेजिस्टर से जो हीट है, रेजिस्टर जो है सर्किट के अंदर करंट को तो कम कर देगा, लेकिन वो पावर को किसकी फॉर्म में वेस्ट करवाएगा? हीट की फॉर्म में। जॉल्स हीटिंग लॉ, H = I²RT। दूसरी तरफ जो चोक या इंडक्टर होती है, ये क्या करती है? ये एक बैक EMF पैदा कर देती है, और इसकी पावर कंजम्पशन क्या होती है? 0। ये आगे सीखेंगे हम, पावर का टॉपिक जब करेंगे वी विल लर्न दैट कि जो चोक होती है इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर टू रिड्यूस द करंट, और दूसरी तरफ रेजिस्टर क्या कर रहा है? करंट को रिड्यूस कर तो रहा है, लेकिन पावर कंज्यूम कर रहा है। कितनी पावर? I²R। क्योंकि चोक बिना पावर कंज्यूम किए करंट को सर्किट में कम करती है, तो इसको यूज करने के ज्यादा एडवांटेज है। वहां पे पावर वेस्ट हो रही है, यहां पावर वेस्ट नहीं होती, तो इसलिए इसने क्या लगाई? उसमें चोक लगाई। ठीक है, यहाँ पे भी ट्यूबलाइट में कम करंट की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा हुआ है, दैट इज द ओल्ड फैशन्ड चोक, पुराने जमाने में जो लगती थी। उसके बाद ये वाली चोक लगने लगी जो इन दोनों में लगी। दीज आर द मॉडर्न चोक्स। वो इलेक्ट्रिकल चोक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है। फर्क है दोनों में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, टॉरॉइड यूज हुई है इनके अंदर, वहां पे सिर्फ इंडक्टर है खाली। ठीक है, उसके बाद द थर्ड जनरेशन ट्यूबलाइट्स आर दीज LEDs। ना चोक ना इंडक्टर, कुछ नहीं होता है, सिंपली LED बल्ब्स। ये लेटेस्ट वन जो अभी हम आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये 3 जनरेशन तुम्हारे सामने घूम रही है लाइटिंग। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स डेवलप। तो यहाँ पे वो जो चोक लगानी पड़ेगी मेरे को, कितने हेनरी की लगानी पड़ेगी इस हीटर के साथ, वो निकालना है। देखो क्या कुछ दे रखा है। वॉज दिस डन? हो गया? किसी का कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? एनी सिंगल कैंडिडेट? किसी को नहीं? चलो मैं आगे। पक्का? गरिमा आपका हो गया था? इधर से तुम दोनों का
नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाज स्टूडेंट, यही था, स्टूडेंट कनेक्ट से लॉन्ग एयर कोर सॉलिनॉइड, सॉरी एयर कोर कॉइल, मतलब उसके अंदर एयर ही है, कुछ नहीं खाली उसके रिंग्स है, ऑफ मैग्नेटिक वायर टू ए 100 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ किया, एंड रिकॉर्ड्स ए करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर। कुछ नहीं किया, एक मैग्नेटिक वायर से बनी हुई कॉइल को 100 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और एमीटर में करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1.5 एम्पीयर। When the same coil is connected across 100 volt 50 hertz AC, उसी कॉइल को जिसको पहले 100 वोल्ट डीसी से जोड़ा था, वो 100 वोल्ट एसी से जोड़ा जा रहा है। The current reduces to 1 ampere. Give the reason for your observation. क्यों फर्क आया है, बता सकता है? सोचो किस किस का नहीं हुआ ये? 1 2 3, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया क्या वो बताएंगे क्या रीजन है? जब डीसी के साथ कनेक्ट किया तो करंट 1.5 एम्पीयर मिल रहा था, जब एसी के साथ किया विच इज वेरिएबल तो करंट कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा? सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी सर, जब डीसी के साथ किया तो सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब एसी के साथ करे तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो गया। कहाँ से आया वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट? क्योंकि सर हमने इंडक्टेंस यूज की थी तो उससे अरे भाई ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, सबको अच्छे से। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? इसका मतलब जब डीसी से कनेक्ट किया तो सर्किट में रेजिस्टेंस कम ऑफर हो रहा था, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होता है? ज्यादा। दूसरी बार जब आपने एसी के साथ कनेक्ट किया तो एसी की यहाँ पे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, एल की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो जो एक्सएल ऑफर होगा वो 2 पाई इंटू 50 यानी कि 100 पाई एल हेनरी, सॉरी ओम। जो चीज पहले 0 थी अब एसी के केस में क्या ऑफर कर रही है? इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसमें करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज करंट यही होता है 5 ओम्स लो। अगर आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट तो कम हो गई। पहले केस में रेजिस्टेंस कम था क्योंकि ये तो डीसी के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता, तो करंट क्या था? ज्यादा था। तो पहली ऑब्जर्वेशन का आंसर आ गया। व्हाट विल यू राइट फॉर डीसी सर्किट? रेजिस्टेंस कितना है? R इज इक्वल टू V अपॉन I, और पोटेंशियल कितना दिया था? 200 वोल्ट का। करंट कितना ऑफर हो रहा था? 1.5 का। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से? ये लगभग 66.7 ओम आ रहा है। ये डीसी में ऑफर हुआ रेजिस्टेंस था। अगर एसी के केस में देखें तो पहले तो R की बजाय Z होता है और V इफेक्टिव बाय I इफेक्टिव काम करती है। V इफेक्टिव वहां पे कितनी थी? जस्ट एक गलती थी यहाँ पे 100, ठीक है। और करंट कितना था वहां पे? तो यहीं से पता चलता है कि एसी सर्किट के केस में रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है? 100 ओम। और डीसी सर्किट के केस में रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है? तो अगर एसी के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे करंट क्या होगा? कम होगा। तो क्या लिखोगे कंक्लूजनरी लाइन? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज मोर इन केस ऑफ एसी सर्किट than DC circuit, so the current reduces. Offered more. The resistance offered in case of AC circuit is more than the DC circuit, so current reduces. दूसरा उसने क्या पूछा है? Calculate the value of reactance of the coil. अब reactance of the coil तो निकल सकती है आसानी से। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो
ये होता है, z की वैल्यू आपके पास है, r की वैल्यू आपके पास है, इसको 100/1.5 यूज कर लिया, इधर लाके माइनस कर दो, अंडर रूट कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ रहा था, कैन एनीबॉडी? 74.5 के आसपास आ रहा है, 74.3, आई एम हैविंग 74.5। चेक कर लेना ये डिफरेंस कहाँ से बन रहा है। 100 स्क्वायर माइनस 100 बाय, आपने इसी तरह से किया इसको, इसको टर्म को इधर लाऊंगा तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व किया था, डन दिस वे। चलो बाकी चेक करेंगे, और किसी ने किया हो तो कितना आंसर बन रहा था, सेम, और किसी ने ट्राई किया, राउंड ऑफ किया आपने, तो 74.5 मेरे पास बुक में है, 74.3 एक स्टूडेंट का आ रहा है, बाकी चेक करने अपना कितना आंसर बनता है इसका, वी कैन डिस्कस इट अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम? कौन सा क्वेश्चन था? व्हेन 200 वोल्ट डीसी अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, है था आपका। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है। व्हेन ए 200 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट आर अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, तब करंट कितना था, 2 एम्पियर का। व्हेन 200 वोल्ट एसी ऑफ द 50 सीपीएस साइकिल्स पर सेकंड, मतलब हर्ट्ज, एक ही बात होती है वो, are applied to the same coil, only 1 ampere current flows. Calculate the resistance, impedance and inductance, तीनों चीजें निकालो। तो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस तो इसी तरीके से निकल आएंगे, कितना तो इजी है। पहले जब डीसी के केस में था तो ऑफ कोर्स क्या निकल के आएगा, ओनली रेजिस्टेंस, फिर इसके केस में क्या निकल के आ जाएगा, इंपीडेंस, फिर इन दोनों को यूज करके ये कर लोगे तो क्या निकल आएगा, इंडक्टेंस। I guess same sort of numerical, कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर्स टैली कर लें एक बार अगर किसी ने किया है, या आप नोट कर लें। प्लीज टेल मी क्लियरली अगर आपसे नहीं हुआ, अगर किसी ने ट्राई किया था, ये मेथड किया था, नहीं हुआ, चलो एक बार करते हैं। बी वोकल, जहां पे प्रॉब्लम है आप बताओगे, हाउ वुड आई कम टू नो? हाँ जी, सबसे पहले जब डीसी की बात हुई थी, अब पढ़ कौन सा टॉपिक है, एलआर, इंडक्टर और रेजिस्टर। जब डीसी की बात चल रही हो तो इंडक्टर तो किसी काम का नहीं है, तो अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस वहां पे आएगा वो सिर्फ किसके खाते में होगा, रेजिस्टेंस के खाते में। तो रेजिस्टेंस निकालना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो R किसके बराबर होगा, V बाय, तो जब डीसी सर्किट था पोटेंशियल कितना दिया, 200, पढ़ो स्टेटमेंट में बताओ, यही था, और करंट कितना मिला, 2 एम्पियर, उसका मतलब रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा है, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, एसी की। एसी के केस में इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस किसके बराबर होता है, VRMS बाय, उसके केस में पोटेंशियल कितना दिया और करंट कितना मिला, तो इसका मतलब इंपीडेंस कितना आ गया। बस अब तो बचे कुछ नहीं है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है Z² = R² प्लस, भर दो वैल्यूज यहाँ पे, Z कितना है 200, उसका स्क्वायर, R कितना है उसका स्क्वायर, गेट द वैल्यू ऑफ x, तीसरा आंसर आ जाएगा। थ्योरी उसको समझो, स्ट्रॉन्ग करो, सिंबल्स के मतलब बताओ यहाँ क्या निकला, इंडक्टेंस निकालनी है, एक्सएल निकल आएगा ना, उसको 2πfl के बराबर है। अच्छा बता दो पहले एक्सएल कितना आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्सएल कितना आ रहा है, 173, आपने अलग से निकाला एक्सएल, 173.2, इसको अप्रोक्सीमेट किया या आगे भी कुछ आ रहा था, अप्रोक्सीमेशन लगाई है आपने इसमें, 100 × √3 आ रहा था, वेरी गुड।
चलो इसका मतलब √3 की वैल्यू जो 1.732 लेते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटेड ही होती है, तो थोड़ा सा आंसर वेरी करने की यहाँ पे चांसेस है। एक्सेल किसके बराबर होता है? अच्छा, एक तरीका तो ये है कि पहले यहाँ से एक्सेल निकालो उसके बाद एल निकालो। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि यहीं पे आप एक्सेल की वैल्यू 2πfl भर के इधर उधर करके फिर करो, बनेगी एक ही चीज। इसको अगर माइनस करते ले जाके दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ। एल निकालना है, यहां वैल्यूज भरोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, तो भर दोगे वो। इंटू एफ कितना है? 50। एक तरीका तो ये है एल निकालने का। दूसरा अगर इसको यहीं पे कर लोगे, 200 का स्क्वायर कितना बनता है? 40,000। उसका कितना बनता है? 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेल की जगह जब आप 2πfl पुट करोगे तो सबका स्क्वायर होगा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू शायद तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, 9 पॉइंट कितनी होती है? हाँ, वो एक बार मैं कहीं पे बढ़ा रहा था, पाई स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्टली याद रखी जा सकती है। 3.14 करके देख लो, 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी। वो अक्सर हम लोग याद ही रख लेते होते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में काम आ जाती है। उसको सब्स्टिट्यूट करो तो वहाँ से भी एल की वैल्यू नहीं है, बल्कि वहाँ पे अंडर रूट वगैरह करना पड़ेगा। तो हो सकता है उस मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट जाए। अगर आप इससे सिर्फ पहले एक्सेल निकाल लेते तो उसके बाद ये तरीका लगाते तो शायद कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। द आंसर इज 0.55। हाँ, ये आ रहा है एट द एंड। आंसर कितना आ रहा है? 0.55 हेनरी। यू कैन टेक अ नोट, घर जाके कैलकुलेशन दोबारा ट्राई करना होगा। न्यूमेरिकल सारे ही इतने आसान हैं और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा कि वैसे टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं सीधा वही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो पिछले 10 साल में पूछे गए। यू कैन सी द लेवल के कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक कि तुमने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा, बस, और कुछ नहीं हुआ। अगला न्यूमेरिकल क्या यही था? 60-10 वॉट। ये हो गया या पेंडिंग है या यहाँ तक पहुँची नहीं थी, बस ऊपर के 2-4 ट्राई किए। चलो, किसी लैंप पे लिखा हुआ है 60-10 वॉट, तो ये लिखे होने का मतलब है कि 60 वोल्ट पे चलाओगे तो 10 वॉट की पावर देगा ये बल्ब। ये मतलब होता है किसी डिवाइस के ऊपर ये चीज मार्क होने का। ये 10th स्टैंडर्ड से पता है हमें। इस टू रन ऑन 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज में। इसको चला कितने पे रहे हैं? 100 वोल्ट पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड। चोक चाहिए होगी, करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा सर्किट में। क्यों? चलाना 60 वोल्ट पे था, चला 100 वोल्ट पे रहे। 100 वोल्ट पे चलाएंगे तो चोक लगानी पड़ेगी ताकि डैमेज ना हो जाए वो बल्ब। तो चोक कितनी चाहिए होगी? ठीक है, ये बिल्कुल आपका वही पिछले न्यूमेरिकल जैसा जिसमें आपने वो 80 वोल्ट 800 वॉट वाला हीटर, तो सेम वे से होना था ये भी। आई गेस देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल व्हाट आई कैन सी। कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्ट सेम वे से होना है आपका, बिल्कुल एग्जाम्पल 22 जैसा है। अगर वो समझ में आ गया तो ये हो जाना चाहिए। किस किसने कर लिया ट्राई? हो गया 2, 3 का हो गया, 4, 5। सेम आंसर आया आपका। आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू 1 इट वाज 2, आगे क्या आ रहा है? 73। एल की वैल्यू 1.27 आ रही है, तो ठीक है, यही आ रही है मेरे पास भी। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? इफ ए रेजिस्टर टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ चोक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट कैलकुलेट द वैल्यू। अगर आपको रेजिस्टेंस की बजाय ये चोक की बजाय रेजिस्टेंस यूज करना होता तो आपको वो रेजिस्टेंस कितने उसका यूज करना पड़ता। देखो, ऊपर आपने इंपीडेंस कैलकुलेट किया होगा आते आते पहले। इंपीडेंस आपका 600 ओम आया होगा ऊपर कहीं। हैव यू डन दिस? जहां पे आपने रिक्वायर्ड इंपीडेंस कैलकुलेट किया? नहीं, 600 ओम आया होगा पक्का। इसी वजह से किया है। हैव यू गॉट दिस रिजल्ट 600 ओम? अच्छा,
और वो जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 360। एक्चुअली आपने किया क्या, उस लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जितना उसको चलने के लिए करंट चाहिए उसके हिसाब से इम्पीडेंस कितना होना चाहिए सर्किट में, 600 ओम का, तो बाकी का कितना बचता है 240। उतने ओम का आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, दोनों को माइनस करके। डन। अगली प्रॉब्लम कौन सी थी? यही पक्का? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? मैंने 2 क्वेश्चन मिस कर दिए, एक 98 में पूछा गया, एक 93 में पूछा गया। रिपीट तो होने के चांसेस है, कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू दीज 2 क्वेश्चंस पर्सनली। एलआर सर्किट खत्म होता है, इसी वजह से आगे कौन सा सर्किट चलेगा, सीआर सर्किट के पहले फॉर्मूला से। सीआर के केस में कौन सी चीज मिसिंग है? एल मिसिंग है, इंडक्टर मिसिंग है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो कि बराबर होता है VRMS अपॉन IRMS, ये किसके बराबर होगा, R² प्लस XC²। यहां पे XC किसके इक्वल है, या तो 1/ωc या फिर 1/2πfc। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किस में मेजर की जाती है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर, फैराड। की करना था मुझे। दूसरा फेज tan phi, क्या एक्चुअल फॉर्मूला होता है एलसीआर के केस में, XL माइनस XC/R, इसमें L है ही नहीं, तो सिंपली क्या बच गया। अब ये मत सोचने लग जाना कि माइनस आना था, मैंने जीरो पुट करके नहीं निकाला ये फॉर्मूला, मैंने बस तुम्हें समझाया कि वहां से बना है, ठीक है। और cos phi क्या होगा, अगेन वही R बाई रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस किसके बराबर है, देन कुछ और भी था, इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन भी लिखना था। आई नहीं समझ में आया, अब वो तो यहीं से लिख लेंगे, IRMS बाय VRMS, यहीं से हो जाएगा, उसके लिए अलग एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है। चलो पहला न्यूमेरिकल करो स्टार्ट फटाफट से। क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल 29 है, आर यू हैविंग एग्जांपल 29 विद यू? चलो क्या गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कितना है उसमें 10 ओम का, कैपेसिटेंस कितनी है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है यूनिट, माइक्रो सी लिख रखा है व्हिच स्टैंड्स फॉर कूलम, यहाँ पे माइक्रो फैराड आएगा, सही कर लो उसको। और किसके क्रॉस कनेक्ट किया गया है, एक पोटेंशियल के क्रॉस, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के क्रॉस, कितना 200 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आई निकालना है इन द सर्किट, यानी कि IRMS चाहते हैं ये हमसे। अब देखो IRMS निकालना है तो VRMS पता होना चाहिए, बाय Z पता होना चाहिए। तो जब आपके पास R और C और F की वैल्यू है तो क्यों ना पहले Z ही निकाल लें अलग से। करो शुरू। यहां होना था XC², बट XC तो इक्वल होता है 1 स्क्वायर कर ही देते हैं, 4π² F²C का निकालो, करो सब्स्टिट्यूट करके उससे, लिटिल टफ होगा। अच्छा ऐसे लगता है कि मुश्किल होगा तो पहले अलग से एक्सेल की वैल्यू निकाल के फिर पुट कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे।
अगर तुम्हें लगता है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, अच्छा मुझे देनी पड़ेगी कैलकुलेशन। मेरा फायदा क्या होगा इससे? 9 पॉइंट, चलो करो, कर दी देखो मैंने 1 मिनट में। अंदर आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 9.85 इंटू 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, 50 माइक्रो फैराड है यहाँ पे, माइक्रो को कन्वर्ट करना मत भूलना। कितना होता है 10⁻⁻⁻6। अप्लाई करोगे यहाँ पे 10 की पावर्स को ऊपर ले जाना ताकि नीचे के 50 वगैरह कट जाए थोड़े से। मेरे पास जो इसको सॉल्व करके थोड़ा बहुत बन रहा है, getting this 10 का स्क्वायर 100 आ गया। इस पार्ट को सॉल्व करके 4053 आ रहा है मेरे पास। जिस लेवल तक जा सको उसको सॉल्व करते करते उस लेवल तक ट्राई करो। अब ये सोचोगे कल को यही न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ गया फिर भी तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा काम। The things that you will get from here will be 64.4 ohm, right? अब Z आ गया है तो IRMS कैलकुलेट हो जाना चाहिए वहां से, which is going to be VRMS by Z। कहां से? इस पार्ट से, right? VRMS कितना था? That was 200 according to the statement, और Z कितना है? 64.4। This will fetch you a result of 3.1 ampere। 3.1 एम्पियर का करंट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। उसका एक बार देख लेते हैं क्या है। चलिए करें स्टार्ट। ये हो गया सबका। When an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X, तो मिस्टर X है भूत, a current of 0.5 ampere flows through the circuit and is in phase with the applied voltage। अब गेस कर लो कौन है ये मिस्टर X। मिस्टर X की वजह से जो वोल्टेज है और करंट है वो फेज में है। ये कौन हो सकता है मिस्टर X? रेजिस्टर हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टर के केस में ही पोटेंशियल और करंट सेम फेज में चलती है। कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है या कोई ना कोई एंगल होता है वहां पे। व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस Y, द सेम करंट फ्लोज, अमाउंट ऑफ करंट सेम है बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय π/2 रेडियन। करंट जो होता है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को, मतलब करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से कितना, π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। कौन हो सकता है ये डिवाइस भाई? कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता होता है 90 डिग्री। नेम द डिवाइसेस X एंड Y। आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि अगेन आपको I इफेक्टिव निकालना है। I इफेक्टिव होगा VRMS बाय Z, यानी कि पहले Z निकालना पड़ेगा। Z किसके बराबर होता है? √R² प्लस XC²। अब XC आप कैसे निकालोगे? XC कैसे निकलेगा? यहां कुछ आगे हिंट दे रखा है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। दो कंपोनेंट्स हैं,
कितने कंपोनेंट्स हैं, आप अप्लाई कर रहे हो कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पोटेंशियल किन दोनों के बीच में बटेगा, रेजिस्टर और ये बात भी पक्की है कि जितना इसके अक्रॉस बटेगा उतना ही उसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में, करंट सेम जाना है। एक बात जो यहाँ पे बताई नहीं हुई वो ये है कि दोनों के अक्रॉस, अच्छा 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस x, तो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो हाउ कैन वी गेस के दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। अच्छा दे रखा है, शुरू में थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा। जब सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया था सोर्स को तब भी 0.5 करंट था, जब सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया तब भी 0.5 है। इसका मतलब इंडिविजुअल जब सर्किट्स बनाए थे दोनों के तो करंट सेम फ्लो कर रहा था। करंट सेम फ्लो करने का मतलब वो दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे, तो वहीं पे हिंट मिल गया। ध्यान से समझो क्या चीज है, बस 1 मिनट की है। जब अकेला रेजिस्टर लगाया 220 के साथ तो करंट कितना था, जब अकेला कैपेसिटर लगाया 220 का तब भी करंट कितना था। अरे दोनों केसेस में पोटेंशियल सोर्स एक जितने पोटेंशियल का, करंट एक जितना, तो ये बात पक्की है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय देम इज आल्सो इक्वल। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करते, ये कुछ और करता ये कुछ और करता, तो करंट सेम ना होता। करंट सेम होना किस चीज को, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये तो समझते हो। अच्छा R किसका, V बाय आई। अब दोनों में V की वैल्यू सेम, दोनों में I की वैल्यू सेम, व्हाट डज दैट सिग्निफाई, दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये तो स्टेटमेंट में ही बता रखा। तो अब इसका रेजिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, लेकिन यहां से तो पता चल रहा है कि अगर 220 को 0.5 से डिवाइड कर दूं तो R आ जाएगा बाय ओम्स लॉ। अब जितना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है उतनी ही रिएक्टेंस ये ऑफर कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 440, कितना आ रहा है, इसका भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 440। फिर Z निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर का सम का अंडर, वो आ जाएगा आपके पास 622 बाय 2.5 0.25 622.25 622.25, ठीक है। अब ये Z आ गया आई इफेक्टिव के फॉर्मूला में पुट कर लो, दैट्स ऑल। करंट एंड पे बनेगा 0.35 एम्पियर, नोट कर लो इसका आंसर 0.35 एम्पियर। अब इसको मैक्सिमम ट्राई करना, ये हो जानी चाहिए बिकॉज यू हैव डन LR सर्किट्स, तो CR भी हो जाएंगे। वो दोनों हो गए तो LCR के सर्टेनली ट्राई कर सकते हैं। LCR की असाइनमेंट थोड़ी लेंथी है पर आसान है, बाकी जो भी बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।